चैप्टर 31 के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक है बेटा वो बच रहा है, जो हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा जो मानव अंड है या अंडाणु है उसकी संरचना। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको डायग्राम बनाकर इसके बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। इससे पहले हमने अंड जनन की क्रिया देखी थी कि जो मादाएं होती है उसमें मादा युग्मक जो अंडाणु होता है वो किस प्रकार क्या होता है, बनता है, वो हम लोगों ने देखा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अंडाणु की जो संरचना होती है, संरचना में कौन कौन से जो भाग हैं उनके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले आता है कि अंडाणु जो होते हैं उसके दो ध्रुव पाए जाते हैं। जैसे कि ये अंडा है तो वो क्षेत्र जहां पर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है, वो जो क्षेत्र है वो कहलाएगा सक्रिय ध्रुव। आ गई बात समझ में। और जहां पर पित्तक पाया जाता है, कल मैंने पढ़ाया आपको पित्तक निर्माण, आप लोगों ने देखा था, उसमें बताया था कि पित्तक क्या चीज होती है। तो पित्तक जो होता है वो संग्रहित खाद्य पदार्थ होता है। आगे बात समझ में। जैसे कि आप लोग देखते हो कि चुज्जा है, हम लोगों के मनुष्य के अंदर है, उसमें तो बच्चा जो होता है वो माँ के गर्भ में होता है, तो आहार नाल जो होती है ना, माँ का गर्भ है उसमें बच्चा है, वो आहार नाल के माध्यम से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, तो माँ के शरीर में होता है। लेकिन जैसे आप लोग मुर्गी को देखते हो, मुर्गी के अंदर जो बच्चा होता है वो तो माँ के गर्भ में होता ही नहीं, अंडे में से निकलता है। तो वो अंडे अंडे के अंदर जो बच्चा विकसित हो रहा है उसको पोषण कहाँ से मिल रहा है, उसको पोषण जो है वो पित्तक से ही मिल रहा है। आगे बात समझ में। इसलिए संग्रहित खाद्य पदार्थ होता है क्या चीज, ये पित्तक जो होता है वो संग्रहित खाद्य पदार्थ होता है। इसीलिए जब मुर्गी जो है वो अंडा दे देती है तो उसमें जो बच्चा होता है वो पित्तक से अपना पोषण प्राप्त करता है और क्या कर लेता है, डेवलप हो जाता है और स्फुटित हो जाता है जब टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, इंक्यूबेशन के बाद। आगे बात समझ में। तो वो क्षेत्र जहां पर, यानी हम कहेंगे कि अंडाणु के दो क्षेत्र होते हैं, सक्रिय ध्रुव और अल्पक्रिय ध्रुव। अल्पक्रिय ध्रुव ध्रुव जो होता है वो ध्रुव होता है जहां पर क्या होता है, सिर्फ पित्तक उपस्थित होता है। और सक्रिय ध्रुव क्या होता है, वो क्षेत्र होता है जहां पर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब उसके बाद आता है कि कौन कौन सी लेयर्स जो होती हैं। अब आता है अंडाणु की नेक्स्ट जो संरचना होती है उसके बारे में कि लेयर्स कौन सी होती है, द्वितीय oocyte जो होता है उसके अंदर कौन से भाग होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो होती है पुटकीय कोशिकाएं, ये जो बाहर कोशिका की लेयर हो गई। अंडाणु देखो बेटा, कल हम लोगों ने, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, जब मैंने आपको अंड जनन की क्रिया पढ़ाई उसके अंदर मैंने बताया था। और उसके बाद उसके पहले मैंने जब अंडाशय की अनुप्रस्थ काट जो है उसके अंदर बताया था कि अंडाणु जो है वो अंडाशय से बाहर निकलता है कुछ झिल्लियों के साथ, उस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, है ना। तो मैंने कहा था कि जो परिपक्व पुट्टिका होती है उसकी कुछ झिल्लियां इसके ऊपर क्या होती है, लगी रहती है। तो वो कौन सी झिल्लियां, वो यही है कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। तो कोरोना रेडिएटा जो होती है वो पुट्टकीय कोशिकाओं से निर्मित होती है, ठीक है। फिर हाई एल्यूरोनिक अम्ल जो होता है वो इन कोशिकाओं को, ये जो कोशिकाएं आपको चिपकी हुई दिख रही है ना ये सतह पर, ये कैसे चिपकी हुई है, किसकी मदद से चिपकी हुई है, तो हाई एल्यूरोनिक अम्ल जो होता है उसकी मदद से क्या होती है, चिपकी हुई रहती है। ये आता है आपके 1 नंबर का क्वेश्चन। ये नीट में भी आ सकता है कि कौन से अम्ल के द्वारा जो कोरोना रेडिएटा की जो कोशिकाएं होती हैं वो चिपकी रहती है अंडाणु की सतह पर, ठीक है। अब क्या होता है, जब शुक्राणु अंडाणु से जुड़ता है ना, तो शुक्राणु के आगे वाले हिस्से में एक्रोसोम पाया जाता है, मैंने पढ़ाया। उस जो सोम होता है उसके अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें एक था हाइल्यूरोनिडेज, है ना। ये हाइल्यूरोनिडेज जो है वो इस अम्ल की एक्टिविटी को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, अपघटित कर देता है। और इसी वजह से ये शुक्राणु फिर क्या कर पाता है, अंडाणु की जो अंदर वाला भाग है उसमें क्या कर सकेगा, प्रवेश कर सकेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि कोरोना रेडिएटा को नष्ट करने का काम है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, एक्रोसोम के अंदर पाया जाता है।
ये किसको नष्ट करने का काम करता है? हाई एल्यूरोनिक अम्ल को। हाई एल्यूरोनिक अम्ल क्या कर रहा है? कोरोना रेडिएटा को चिपका रहा है। अगर ये एंजाइम ही हट जाए, ये ग्लू ही हट जाए, तो कोशिकाएं अलग हो जाएगी और शुक्राणु क्या करेगा? प्रवेश करेगा। जैसे सपोज ये जो है कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं जो है वो चिपकी हुई है, ठीक है, शुक्राणु आया लगा। अब शुक्राणु के एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोनिडेज एंजाइम है। ये एंजाइम जो है इसके बीच में उपस्थित जो एंजाइम होता है हाई एल्यूरोनिक अम्ल जो एसिड होता है उसको अपघटित कर देता है, तो ये कोशिकाएं अलग हो गई और शुक्राणु अंदर क्या करेगा? प्रवेश कर जाएगा। तो ये चीज होती है। फिर इस लेयर के बाद कोरोना रेडिएटा के बाद सिंगल लेयर होती है कोशिकाओं की। इसके बाद नेक्स्ट आती है लेयर कौन सी? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या होती है कि जो ये द्वितीय oocyte होता है उसके द्वारा ही क्या की जाती है? सीक्रेट किया जाता है। मतलब ये द्वितीय oocyte कुछ पदार्थों का सीक्रेशन करता है, स्रवण करता है, जिसकी वजह से इसके चारों ओर क्या बन जाता है? एक आवरण बनता है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, ठीक है। और ये किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। इसे प्राथमिक अंडावरण भी कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब देखो डायग्राम में, ये तो हो गई कोरोना रेडिएटा, ये काले में जो इसको आप मानो क्या है? जोना पेलुसिडा, है ना। अब इसके बाद ये हमारा है द्वितीय oocyte, है ना, जो अंडोत्सर्ग के दौरान निकला परिपक्व पुट्टिका से। तो अब इन दोनों के बीच में आपको गैप देखने को मिल रहा है ना, तो इस गैप को हम क्या कहेंगे? पेरीविटेलाइन स्पेस कहेंगे। आगे बस में विटेलाइन का मतलब यहाँ पे पित्तक से है, ठीक है। तो पेरीविटेलाइन स्पेस जो होता है वो गैप होता है किसके बीच में? एक तो होता है हमारे जोनोपेलिसिडा और दूसरा है द्वितीय oocyte, इसके बीच में होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जोना पेलुसिडा व द्वितीय oocyte के बीच में उपस्थित स्थान, इसमें क्या भरा रहता है? इसमें पित्तक द्रव्य भरा रहता है। और जो पोलर बॉडी बनी थी, है ना, ध्रुवीय काय बनी थी अर्धसूत्री विभाजन के समय अंड जनन के दौरान, तो वो ध्रुवीय काय भी क्या होती है? यहाँ पर पाई जाती है। फिर आता है द्वितीय oocyte। अब अंदर आप बढ़ते हो तो क्या है? द्वितीय oocyte उपस्थित है। तो द्वितीय oocyte जो है उसमें क्या उपस्थित है? एक तो होता है केंद्रक। आगे बात समझ में। केंद्रक का निर्माण किससे होता है बेटा? केंद्रक का निर्माण किससे होगा? केंद्रक होगा। केंद्रक में क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। और डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है जो माँ के गुणों को लेकर आता है। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है? जीव द्रव्य पाया जाता है ना, जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और इनकी संख्या लगभग क्या होती है? 1000। और एक स्पेशल पॉइंट, एक फैक्ट है कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं वो युग्मनज के मतलब जो युग्मनज बनता है, जो नया भ्रूण बनता है, उसके अंदर जो पिता के जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो नहीं पहुंच पाते। सिर्फ हमारे अंदर किसके माइट्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित है? हमारी माँ के माइट्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। क्योंकि जैसे ये अंडाणु है और यहाँ पर ये शुक्राणु आया, तो शुक्राणु का जो है कुछ हिस्सा अंदर प्रवेश करके ऊपर बाकी हिस्सा क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या कर जाते हैं? बाहर ही रह जाते। तो जो युग्मनज है उसके अंदर पिता के जो माइट्रोकॉन्ड्रिया वो नहीं आते, सिर्फ किसके माइट्रोकॉन्ड्रिया आते हैं? माँ के जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो आते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये कणिकामय संरचना जो होती है वो पाई जाती है, ये देखो यहाँ पर जीव द्रव्य में पाई जाती है। आगे बात समझ में। ये क्या करती है? ये कॉर्टिकल कणिकाएं यानी छोटे छोटे कणों जैसी संरचना होती है जिसमें एंजाइम्स भरे रहते हैं ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये कणिकाएं काम क्या करती है? जैसे सपोज एक गुणसूत्र इस अंडाणु में क्या कर गया है? प्रवेश करता है, तो कोई दूसरा एंटर नहीं करे उसको ये रोकने का काम करती है। आगे बात समझ में। से ये द्वितीय oocyte है, तो इसमें एक शुक्राणु आ गया है ना, तो ये शुक्राणु अगर आ गया है तो ये कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स होती है ये ध्यान रखती है कि कोई दूसरा शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। आगे बात समझ में। तो ये आपके है अंडाणु की संरचना।